Hello class, today we are starting with the first chapter of SP, that is Introduction to Corporate Finance. Okay, so ये फर्स्ट चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में कॉरपोरेट से रिलेटेड, कॉरपोरेट मीन्स अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, सो कॉरपोरेट से रिलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम एंड द सोर्सेस ऑफ कैपिटल एंड द काइंड ऑफ कैपिटल और भी बहुत सारी चीज़ें जो कैपिटल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मेंशन है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखिए क्या क्या है, मीनिंग है फाइनेंस से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस बताया गया है, फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी को दो तरीके के कैपिटल चाहिए होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है और एक वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द वे ऑफ रेजिंग द कैपिटल। फिर उसके बाद आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो लास्ट पार्ट होगा वो कैपिटल स्ट्रक्चर का होगा। जैसे आप लोग अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, तो बैलेंस शीट जब आप बनाते हो तो एक कॉलम होता है उसमें लायबिलिटी का और एक कॉलम होता है उसमें एसेट्स का। तो जब आप लायबिलिटी के कॉलम में जाते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते हो या बहुत सारी चीज़ें आप लोग उसके अंदर मेंशन की हुई रहती है, वो ऑब्जर्व करते हो। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद में आता है क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेएबल होता है, फिर ओवरड्राफ्ट होते हैं, फिर बैंक लोन वगैरह होता है। सो बहुत सारी चीज़ें होती है। सो वो और एसेट्स के कॉलम में आपको फिक्स एसेट्स देते हैं, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, और फिर प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हो। तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक तरीके का जो लायबिलिटी साइड में जो होता है, जो फिक्स्ड कैपिटल जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, फिर उसके बाद में वो जो दूसरी चीज़ें मेंशन होती है ना, उसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ है। जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से अगर कैपिटल आता है तो वो कैपिटल लायबिलिटी साइड में, वो कैपिटल एसेट साइड में कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो इसके लिए हमारा जो भी चीज़ है, बैलेंस शीट हो या ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट हो, वो सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, टैली हो जाती हैं। ठीक है, सो उसके बाद में हमारा आता है डिस्टिंक्शन है, फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल के बीच में डिस्टिंक्शन दिया हुआ है। सो दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। सो लेट अस बिगिन। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनीज मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब क्या, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो मनी से डील करता है। फाइनेंस मतलब क्या, पैसा। फाइनेंस मतलब मनी। ठीक है, मनी और मनी के मैनेजमेंट से डील करने वाली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं, इन वन वर्ड, सिंपल वर्ड में। इट इज़ रिलेटेड टू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये क्या है, फाइनेंस में क्या देखा जाता है, इनफ्लो ऑफ मनी कैसा है, यानी बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आ रहा है और बिजनेस से अगर पैसा कैसे जा रहा है। सो इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो ऑफ मनी। और जो पर्टिकुलर बंदा बिजनेस करता है उसको ये प्रॉपर देखना चाहिए, अगर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो उसको ये मेंशन करना है, ये प्रॉपर देखना है कि रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स अवेलेबल हो कंपनी के अंदर। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज़ द फंड। किसी भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड होता है कि वो कितना एफिशिएंट है पैसे को रेज करने में और पैसे का यूटिलाइजेशन में, यानी एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंट दे आर, हाउ वेल दे आर रेजिंग द कैपिटल, पैसे मार्केट से उठाना और उस पैसे को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। ठीक है, कंपनी के अंदर। हेनरी फोर्ड राइटली सेड, हेनरी फोर्ड ने क्या कहा है, देखिए, मनी इज़ द आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। पैसा क्या है, कंपनी का हाथ और पैर है। ठीक है, पैसा क्या है, हाथ और पैर है कंपनी का। आप चाहो तो उसको यूज़ करो, आप चाहो तो उसको लूज़ भी कर सकते हो। अगर पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, अगर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड नहीं है, तो बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो फिर आप समझ सकते हो कि जो फंड आपने यूटिलाइज किया है उसका कुछ रिटर्न आने वाला नहीं है और वो पूरा का पूरा लॉस में चले जाएगा। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद कोई भी बंदा ये बोल सकता है कि फाइनेंस जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और बिजनेस के सक्सेस और ग्रोथ के लिए। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन। मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। मीनिंग के क्या दिया है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या कर रहा है,
फाइनेंस डिपार्टमेंट जो कॉरपोरेट के अंदर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर है, वो क्या कर रही है, वो रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें डील करती है। रेजिंग का मतलब क्या, किस तरीके से पैसा अवेलेबल हो सकता है और किस फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, प्लस उसको कंपनी किस तरीके से यूटिलाइज कर सकती है, यानी किस किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉरपोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंस क्या कर रही है, वो डील कर रही है एक्टिविटीज़ में, लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर देखेगी किस तरीके से है, ठीक है, मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, एंड जो कॉरपोरेट के अंदर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसको किस तरीके से परसीव करना है, किस तरीके से उस एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करना है, ये सारी चीज़ें देखने का काम करती हैं कंपनी में। डेफिनेशन हमारे यहाँ पे हेर्नी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स primarily with the acquisition and use of capital by a business corporation। so हेर्नी हॉगलैंड जो है वो फाइनेंस के बारे में ये बता रहे कि कॉरपोरेट फाइनेंस क्या डील करता है, प्रीमियरली एक्विजिशन यानी पैसा रेज करना और पैसे का यूज़ करना। यानी हमने मीनिंग इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, और अब डेफिनेशन में भी हम देख रहे हैं, तो यही एक बात निकल कर सामने आ रही है हमारे पास कि पैसे को किस तरीके से, यानी कॉरपोरेट फाइनेंस मतलब क्या, पैसे को किस तरीके से रेस करना है, ठीक है, और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये चीज़ें जो होती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और ये चीज़ के बेस पे कंपनी का सक्सेस, कंपनी का ग्रोथ डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द टर्म कॉरपोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग। कॉरपोरेट फाइनेंस में अगर हम जाएंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, यानी इस साल कितना फंड अवेलेबल होगा किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या किस पर्टिकुलर वेंचर के लिए, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ द कैपिटल मार्केट, वो कैपिटल मार्केट को स्टडी करेगा। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट आर टू डिफरेंट मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट वेयर द फंड्स आर अवेलेबल फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कैपिटल मार्केट यहाँ पर जो फंड्स अवेलेबल होता है कंपनी के लिए वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो कैपिटल मार्केट की स्टडी करेगा, मनी मार्केट की स्टडी करेगा, और शेयर मार्केट, ये तो आप समझ सकते हो कि कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट करती है और शेयर्स को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसको हम लोग शेयर मार्केट बोलते हैं। तो आप लोग इससे वेरी मच सिमिलर और फेमिलियर हो गए हो। ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ शेयर मार्केट। इट ऑल्सो कवर्स द कैपिटल फॉर्मेशन एंड द फॉरेन कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल फॉर्मेशन कवर करता है, प्लस फॉरेन कैपिटल कितना है, किस तरीके का है, ये भी देखने का काम करता है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। कंपनी को पैसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलता है प्लस बैंक से भी मिलता है। तो बैंक के थ्रू अगर पैसा अवेलेबल है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैसा अवेलेबल है, सो हाउ एफिशिएंट द कंपनी कैन यूटिलाइज द फंड, इसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंस मैनेजर है तो उसको कुछ चीज़ें इंश्योर करनी रहेगी। बेसिकली 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले द फर्म हैज़ एजुकेट फाइनेंस, सबसे पहले उसको ये इंश्योर करना है कि अगर मैं फर्म का फाइनेंस हेड हूँ तो मुझे ये इंश्योर करना है कि फर्म में जो जो एक्टिविटी कैरिड आउट हो रही है उसके अंदर उसके पास, फर्म के पास इनफ फंड्स अवेलेबल हो। इनफ, एजुकेट यानी इनफ फंड्स अवेलेबल हो, ताकि वो हर एक्टिविटी जो वो ट्राई कर रहा है या सोच रहा है या जो करने जा रहा है वो प्रॉपरली कैरिड आउट कर सके। उसके बाद में दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको ये इंश्योर करना है कि वो जो भी सोर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहा है वो करेक्ट सोर्स हो। ठीक है ना, हर चीज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए शेयर इशू कर देना या डिबेंचर इशू कर देना कंपनी के लिए फीसिबल नहीं है। कंपनी जब कभी भी फाइनेंस रेज करना चाहती है ना, तो कंपनी के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एचओडी होता है ना, वो क्या करता है, कैलकुलेट करता है कॉस्ट, यानी किस वे में हम लोग पैसा रेज करेंगे। जैसे इक्विटी शेयर से पैसा उठाया, प्रेफरेंस शेयर से उठाया, डिबेंचर से उठाया, बॉन्ड से उठाया, एक्सेप्ट किया डिपॉजिट, तो
कौन से सोर्स के थ्रू पैसा उठाना सबसे सिंपल रहेगा, इजी रहेगा, यानी कितना खर्चा हमको लगेगा इसके इस वे में पैसा उठाना, ठीक है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम इससे पैसा उठा रहे तो अर्निंग कितना होगा, कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट तो है प्लस अर्निंग कितना होगा। अगर हमने इक्विटी शेयर से पैसा उठाया और उसको लगाया तो बिजनेस में तो हम कितना पैसा उसके ऊपर कमा रहे हैं। जैसे हमने 1 रुपया इक्विटी शेयर से इन्वेस्ट किया तो 1 रुपये पे कितना रुपया हम कमा रहे हैं, ठीक है। सो रिटर्न इन्वेस्ट कॉस्ट ऑफ रेसिंग द कैपिटल, ठीक है, कि कितना पैसा खर्चा होगा मुझे पैसा रेस करने के लिए, प्लस अगर हम ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितना कमा रहे हैं। ये 2 पैरामीटर्स है जहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ये मेक श्योर करता है कि जो सबसे सुटेबल एंड बेस्ट ऑप्शन हो वो हम अडॉप्ट करें। तो यानी कंपनी का जो फाइनेंस हेड होता है ना, वो हर ऑप्शन को देखता है, एनालाइज करता है, और जो भी बेस्ट रिटर्न और मिनिमम कॉस्ट होगा वो उसको सिलेक्ट करेगा। अगर डिबेंचर के थ्रू पैसा उठाना उसको मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये मेक श्योर करेगा कि डिबेंचर्स इशू करनी चाहिए। सो दिस इज what the finance department and HOD of the finance department have to do, minimum cost हो और maximum return कंपनी को मिले। The firm utilize raise fund effectively, जो भी फंड कंपनी के पास है उसको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज कर सके ताकि मिनिमम वेस्टेज हो, ठीक है। और लास्ट वाला है दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। तो मैक्सिमम रिटर्न तो हर किसी का मोटिव और ऑब्जेक्टिव है कि अगर मैंने 1 रुपया लगाया, अगर मैंने 10 रुपया लगाया तो उसके ऊपर मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, यानी मेरा कॉस्ट तो रिकवर हो जाए प्लस उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट भी 2%, 3% और 5% प्रॉफिट भी मुझे मिल सके। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट का अगर HOD है तो इस पर्टिकुलर चीज़ को, 4 चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और उसके थ्रू आपको काम करना है, ठीक है। फॉलोइंग आर द 2 डिसीजन आर बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 2 डिसीजन है, 2 डिसीजन के बेस में कॉर्पोरेट फाइनेंस में यहाँ पर चीज़ें हो रही है। पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड, ठीक है। सबसे पहला क्या है, फाइनेंस जो है, बिजनेस फर्म जो है उसको एक्सेस है, यानी दे कैन हैव एन एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वो जा सकता है, वहाँ से वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सकता है। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फर्म के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं, वो जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकता है। द फर्म कैन इवन चूज वेदर इट वांट टू रेज द इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। फर्म को ये डिसाइड करना है कि वो इक्विटी कैपिटल के थ्रू पैसा रेज करना चाहता है, यानी इशूइंग ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, या डेट कैपिटल जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह, या बैंक लोन या लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये डेट कैपिटल के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कंपनी को डिसाइड करना है कि वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा करना चाहते हैं या डेट कैपिटल के थ्रू फंड्स को रेज करना चाहते हैं। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स एंड एक्सेट्रा। बैंक तीसरे मेथड में भी जा सकती है जिसको हम बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स वगैरह भी बोल सकते हैं टू रेज द फंड्स। फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड, ठीक है। फर्म is well capitalized, that is they have the right amount of capital and the firm has the right combination of debt equity। का फाइनेंस मैनेजर को ये इंश्योर करना है कि जो फर्म है वो प्रॉपरली कैपिटलाइज्ड रहे, यानी डेट इक्विटी का जो रेशियो है, ठीक है, वो प्रॉपरली फर्म के अंदर बना रहे। अगर डेट की बात करें तो इट इज़ अ बोरोड कैपिटल फॉर द कंपनी एंड इक्विटी कैपिटल इज नोन एज द ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल के बीच का जो रेशियो है ना वो प्रॉपरली बना रहना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स के अंदर 3 कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वो पूरा आपके रेशियो के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप रेशियोज़ के बेसिस पे आप अमाउंट्स को फाइंड आउट करते हो, या अमाउंट्स जो दिया रहेगा उससे रिलेटेड आप रेशियो निकालते हो, ठीक है। तो उसके अंदर रेशियो है, आइडियल रेशियो दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो का 1:2, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डेट भी बना रहे और इक्विटी का भी प्रॉपर बैलेंस रहे, ठीक है। नहीं तो कंपनी के ऊपर अगर डेट ज़्यादा है और ये इक्विटी कम है तो कंपनी के ऊपर बर्डन हो जाता है, और इक्विटी ज़्यादा डेट कम है तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल और स्मूथ वे में अपना बिजनेस कैरिड आउट कर सकती है।
ठीक है। दूसरा वाला ये तो था फाइनेंसिंग डिसीजन, दैट इज़ रेजिंग ऑफ कैपिटल, और दूसरा जो डिसीजन है कंपनी को जो लेना है वो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन एक्सेस टू द कैपिटल, एक बार कंपनी के पास में पैसा आ गया ना, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब ये फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना है कि हमारे हाथ में जो पैसा आ चुका है तो हम उसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, किस तरीके से उस अवेलेबल फंड्स को यूज़ करें सिस्टमैटिक मैनर में, ताकि हमको मैक्सिमम रिटर्न्स आ सके, हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स और मैक्सिमम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ हम चीज़ों को मेक श्योर कर सकें, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंस मैनेजर के लिए। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए ना फर्म का जो एचओडी है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो एचओडी ना, उसको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल रेज करने का जो कॉस्ट है वो कितना लगा। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड्स इन सच ए वे दैट द रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक बार कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने ये एनालाइज कर लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बेटे, यानी 10 रुपया रेज करने के लिए मुझे 2 रुपया खर्चा करना पड़ा, तो 10 + 2 कितना हो गया 12, तो 12 रुपीज़ टोटल हो गया। अभी मैं 12 रुपीज़ को, ये 12 + 2 12 रुपये हो गया, ठीक है टोटल। और अगर मैं इस अमाउंट को जो 10 रुपये अवेलेबल है अगर मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ तो फिर मुझे कितना रिटर्न आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के टाइम में कंपनी के फाइनेंस हेड को कंसिडर करना चाहिए। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। सबसे पहले फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके का क्या है, कैसे है, और उसको प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय करने का बिजनेस के अंदर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हैं, रिलेटेड टू द एक्टिविटीज दैट द फाइनेंस मैनेजर विल कैरिड आउट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है हमारा इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंस टू कॉर्पोरेट फाइनेंस में देयर आर total 10 points are there. We are going to do each and every point one by one, okay. So we are starting with the first concept, that is an importance of corporate finance in functional management of business enterprise. Importance is given to the production, ठीक है। functional अगर हम मैनेजमेंट में बात करें किसी भी एंटरप्राइज की यानी स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस के, तो उसके अंदर इम्पोर्टेंस दिया जाता है प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, और जो भी पर्सनल एक्टिविटीज़, जो एचआर एक्टिविटीज़ जो चल रही है वहाँ पे उन सारी चीज़ों को। अमंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर भी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस देता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी को ही देता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी डिस्कस्ड इट फॉलो, और इम्पोर्टेंस से जो वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आता है हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो बिजनेस को ओवरऑल डिसीजन लेने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है और गाइड करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली अगर कोई भी एक्टिविटी अगर किसी भी के भी दिमाग में आ रहा है कि चलो मुझे ये करना है या वो करना है, ठीक है, बिजनेस के अंदर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, ठीक है, ये दिमाग में आ रहा है कि हमको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ठीक है। तो जब वो ये आइडिया लेके आते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, तो उसके पीछे फाइनेंस की अब ज़रूरत पड़ती है। बिना फाइनेंस के कोई भी एक्टिविटी नहीं कैरिड आउट कर सकते। तो फाइनेंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और उसको ये मेक श्योर करना होता है कि क्या हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है, क्या हमारे पास इनफ फंड्स अवेलेबल है, और जो आइडिया मैंने सोचा इम्प्लीमेंट करने का क्या वो फिजिबल है कंपनी के लिए। सो ये सारी चीज़ें सपोर्टिव होनी चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। बहुत डिफिकल्ट है किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास कोई भी एक्टिविटी कैरिड आउट करना इंडिपेंडेंटली, एंड दैट टू विदाउट हैविंग एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन। एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी। जो भी डिसीजन ले रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप अपने बिजनेस के अंदर कैरिड आउट कर रहे हो, आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर कितना पड़ रहा है,
प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई भी एक्टिविटी को करना है, ठीक है ना, तो उसको प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख के करना पड़ेगा। देयर में बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच विल एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उतने अल्टरनेटिव्स, ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ परसिविंग दैट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या कोई भी मैनेजर डायरेक्टर जो डिसीजन ले रहा है उसको ये मेक श्योर करना है कि मैं बेस्ट प्लान या बेस्ट अल्टरनेटिव के साथ चलूँ जो कि मेरे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी गिवन ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली वायबल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी भी अल्टरनेटिव को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी आइडिया को वो तभी ग्रीन सिग्नल देगा जब फाइनेंशियली वो सपोर्ट करने के लायक है या फाइनेंशियली स्टेबल है या फाइनेंशियली वो हेल्प कर सकता है तभी। दस द कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और इसके वजह से जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। डिसीजन तो ले रहे, फाइनेंशियली वायबल है क्या, देख सकते हैं हमारा हेल्प हो सकता है क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट कर सकता है क्या, क्यों? क्योंकि रेजिंग ऑफ फंड्स एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट दोनों डिसीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है हेल्प्स इन रेजिंग द कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, वो ये है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर फंड्स अवेलेबल करा सके, प्रॉपर फाइनेंस अवेलेबल करा सके। वेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स अ रेज कैपिटल। कभी भी न्यू वेंचर चाहिए तो कैपिटल रेज करना ही है। बिजनेस फर्म कैन रेज द फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। तो बिजनेस के पास बहुत सारे सोर्स ऑफ कैपिटल अवेलेबल है, जैसे वो शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और बहुत सारे बैंक लोन भी ले सकते, तो कर सकते, सपोर्ट कर सकते हैं, और वायबल है कि नहीं वो भी देखा जा सकता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जो रिसर्च एंड डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट है, उसको सपोर्ट करता है या उसको सपोर्ट करने के लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेल्प चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। R&D क्यों करना है अपने बिजनेस के अंदर? क्योंकि आप अपने बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सको, ठीक है। डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। टेक्निकलिटी एंड टेक्निकल वर्क एंड सपोर्ट आर गोइंग ऑन इन दिस R&D डिपार्टमेंट। सो उसके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंथली प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। और जो R&D का काम होता है वो 1-2 दिन का काम नहीं होता है, वो सालों साल चलते रहता है, 4 साल 5 साल चलते ही रहता है, ठीक है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये मेक श्योर कराना है कि जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, जब तक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जब तक चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही, तब तक थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम फंड्स उनको अवेलेबल होता रहे, ठीक है। और ये मेक श्योर करना इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। दिस वुड रिक्वायर द कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। और वो जो R&D है ना, उसके एक्टिविटी को कंटिन्यूसली फाइनेंशियल सपोर्ट करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मेनी ए टाइम कंपनी हैज़ टू अपग्रेड इट्स ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप द न्यू प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। कंपनी क्या करती है, पुराने प्रोडक्ट को हटा के नया प्रोडक्ट लेके आती है न्यू फीचर और फंक्शन के साथ में। क्यों करती है? क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। और ये जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कैसे आएगा? रिसर्च एंड डिपार्टमेंट R&D का जो आइडिया है, R&D का जो वर्क है, वो उसके ऊपर हुआ रहेगा तो ही आ सकता है। और ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को ये काम कंटिन्यूस बेसिस पे करना ही पड़ेगा। फॉर दिस द कंपनी हैज़ टू कंडक्ट सर्वे, मार्केट एनालिसिस एक्सेट्रा विच अगेन रिक्वायर द फाइनेंशियल सपोर्ट। तो लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर चाहिए और बेटर प्रोडक्ट लेके आना है तो कस्टमर के नीड्स को एनालाइज करना पड़ेगा। कंडक्ट सर्वे करो, चाहे मार्केट को एनालाइज करो या कस्टमर के ट्रेंड को देखो या एज या इनकम कैटेगरी को देखो या जेंडर को देखो। तो बहुत सारी चीज़ें जो कंसिडर करके आपको नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ेगा और उसके लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ रन करने के लिए हेल्प करता है। और स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर पेड ऑन टाइम। अगर इनफ फंड्स अवेलेबल है तो यू कैन हेल्प द
यू कैन मेक द पेमेंट ऑफ ऑल द पीपल ऑन प्रॉपर टाइम, ठीक है। उसके बाद में लोन्स आप टाइम पे अगर है कंपनी के पास तो क्लियर कर सकते हो। रॉ मटेरियल आपने परचेस कर सकते हो कभी भी जब चाहे तब। सेल्स को प्रमोट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए, और स्मूथ इट इज़ कैरिड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली। और नया प्रोडक्ट है तो वो भी आप लॉन्च कर सकते हो इफेक्टिवली। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो वी कैन से कि चलती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है वो चलती ही रहती हैं, ठीक है। और अगर फंड्स अवेलेबल है तो ये चीज़ों में सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटी। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लेके आने का काम करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे सेल्स है, परचेज है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। वो सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर है। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का काम करती है, क्योंकि हर किसी को फंड्स चाहिए, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आएगा तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के सपोर्ट, हेल्प और गाइडेंस के बेस पर ही आएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोडक्शन विल सफ़र इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एजुकेट फाइनेंस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सफ़र करेगा अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इनफ फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया ऑन टाइम फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, एंड मीटिंग द डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। तो छोटे मोटे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, अगर वो छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स या बोल सकते हैं रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस नहीं किया, हेल्प नहीं किया, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफ़र एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम कंसर्न एज वेल एज द रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। दस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सभी का सपोर्ट, उन सभी का हेल्प कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन है प्रमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम बात करें एक्सपेंशन की तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे बिजनेस को लेके जाना एक्सपेंशन होता है। और अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की तो यानी एक लाइन ऑफ बिजनेस से मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस करना। जैसे मैं कपड़ा भी बेच रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ, मैं बोल सकते हैं मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बना के बेचता हूँ। सो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस होता है, ठीक है। सो एक्सपेंशन करना और डाइवर्सिफिकेशन करना हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं मेरे बिज़नेस को एक्सपैंड करूं, मैं मेरे बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करूं। और ये एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है। मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स आपको चाहिए हर हाल में एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेज द मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है? कॉर्पोरेट को यानी कंपनी को फाइनेंस करता है मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजीज़ को परचेज करने के लिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ कंपनी। इसके लिए फाइनेंस क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क। जब बिजनेस करोगे तो आपके पास रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, डिफ़िकल्टी, बैरियर्स और तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी भी किसी भी बिजनेस में सब स्मूथ चलेगा, सब इजी रहेगा, सब सिंपल रहेगा, ऐसा नहीं होता। हर बिजनेस में डिफ़िकल्टीज होती हैं, डिफ़िकल्टी डिफरेंट वे में होती हैं, प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, बैरियर्स आते ही आते हैं, ऑब्स्टिकल्स होना ही होना है। तो ये मैनेजमेंट का काम है कि उन बैरियर्स को
वी कैन से उनका जो इम्पैक्ट है उसको कम करके वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सके। कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच एज सडन फॉल इन द सेल्स, लॉस ड्यू टू द नेचुरल कैलमिटी, लॉस ड्यू टू द स्ट्राइक एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। तो बोल सकते हैं कि जैसे फॉल इन सेल्स हो गया, कंपनी का जो सेल्स है वो गिर रहा है, लॉस हो रहा है कंपनी को ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ठीक है ना, लॉस हो रहा है क्योंकि सारे बंदे स्ट्राइक पे चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो मैनेज करने का काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने फाइनेंशियल एक्टिविटी के थ्रू कर सकती है, क्योंकि ऐसे सारी चीज़ों में ना फंड्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर कंपनी का स्ट्रांग है तो फंड्स तो ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स मतलब सच assets such as the plant and machinery become old and outdated over the year, they have to be replaced by the new asset। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्चर है, ठीक है, बहुत सारे मशीनरीज ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, उनको अपग्रेड करने के बाद भी उनका ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं हो सकता। तो ऐसे मशीनरी को, ऐसे एसेट्स को हमको क्या करना पड़ता है, कंपनी को रिप्लेस करना पड़ता है। और रिप्लेस करने के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। तो फाइनेंस तो ज़रूरी है। पुरानी मशीनरी कम भाव में बिक जाएगा, सेकेंड हैंड में बिक जाएगा, एंड वो पैसा लगा के थोड़ा और पैसा यूज़ करके यू कैन परचेज, कंपनी कैन परचेज न्यू मशीनरी। उसके बाद में आता पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। फाइनेंस इज़ नीडेड टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर्स एंड बैंक्स। तो इसके लिए भी पैसा ज़रूरी है, क्योंकि जब पैसा रेस करती है ना कंपनी, तो शेयर होल्डर्स के थ्रू पैसा रेस किया है तो आपको डिविडेंड पे करना है, और अगर बैंक के थ्रू पैसा रेस किया है तो इंटरेस्ट पे करना है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी का प्रॉफिट हो या लॉस हो तो उससे ज़्यादा इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, खास करके क्रेडिटर्स को, उनको उनका इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और शेयर होल्डर्स का जो है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है, तो थोड़ा कम भी मिला या नहीं भी मिला डिविडेंड तो भी चल जाएगा एक बार के लिए। लेकिन कंपनी को मेक श्योर करना है कि अगर अच्छा इमेज, अच्छा रेपुटेशन इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर बना के रखना है तो उनको क्या करना है, रेगुलर वे में डिविडेंड भी पे करना है, प्लस उनको क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट भी पे करना है। फिर लास्ट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। कंपनी हैज़ टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्री फीस टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी ऑन द वेरियस ओकेशंस, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना है, इनकम टैक्स पे करना है, जीएसटी पे जो एप्लीकेबल, जो गुड्स पे जीएसटी एप्लीकेबल है जीएसटी पे करना है, रजिस्टर ऑफ मेंबर के पास में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग फाइल करते हैं तो उससे रिलेटेड फीस पे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी को पे करनी रहती है उसके लिए भी फाइनेंस की सबसे ज़्यादा सपोर्ट और हेल्प चाहिए। सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड द फीस, एंड फाइनेंस आर रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल, ठीक है। सो ये हमारा था, we have completed all the 10 points related to the we can say importance of corporate finance। I hope कि आप लोगों को 1 by 1 आपको सारे 10 पॉइंट्स समझ में आए रहेंगे। अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है या डिफ़िकल्टी है तो यू कैन टेक्स्ट और कमेंट पे। ओके, थैंक यू।